Serious Economics. Today we are going to cover high priorities current affair of economics. So let's begin the class. In this video, I will cover Union Budget, Economic Survey, then NFHS 5 data compare with NFHS 4, also SRS data, SDG ranking, Nobel Prize in Economics, NIRIF ranking, VV Ramji bill, and RBI key data and next generation GST reform. Okay. So might be it will take 2 or 3 video for covering all these topics, because I will also explain the concept of these data terms. Okay, so now let's see. So हम यूनियन बजट 2026-27 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम की पॉइंट्स ही देखेंगे और उनके टर्म्स के मतलब समझेंगे. तो सबसे पहले जो है यूनियन बजट जो 2026-27 का है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि विकसित, या ये था नहीं, ये है हमारा यूनियन बजट 2026 जो है 26-27 का मेन ऑब्जेक्टिव जो है विकसित भारत 2047 के विजन को अचीव करना है. बजट में ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस दिया गया है. किस किस चीज़ों पे 2026 का बजट फोकस करता है? हमारा फिजिकल डिसिप्लिन पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे फोकस करता है. ठीक है, पहला इसमें जो पैरामीटर है वो है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में, या जीडीपी ग्रोथ टारगेट के बारे में समझते हैं. तो वो रखा गया है 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का. मींस कि जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो है 6.5% रखा गया है. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में इंडियन इकोनॉमी जो है अप्रोक्सीमेटली 6.5% की रेट से ग्रो करेगी. ठीक है, क्लियर पहला पॉइंट. अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो इस बजट में है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट के बारे में, जो कि 4.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है. मींस कि फिजिकल डेफिसिट को 4.4% ऑफ जीडीपी पे मेंटेन करने का टारगेट है. फिजिकल डेफिसिट कब होता है? फिजिकल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है. मतलब जब गवर्नमेंट की जो है रेवेन्यू जो है उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है फिजिकल डेफिसिट होता है. अगर ये कम रहे, जो आपका डेफिसिट है लोअर फिजिकल डेफिसिट रहे, तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंट्री में फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है. ठीक है, लोअर फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. देन थर्ड पॉइंट जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो कि 11.21 लाख करोड़ जो है वो रखा गया है, हाईएस्ट एवर. मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 11.21 लाख करोड़ रखा गया है. इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स पर स्पेंडिंग करना. ठीक है, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से. तो इस बजट में जो है हाईएस्ट एवर एक्सपेंस किया गया है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स पर स्पेंड किया जा सके. फोर्थ पॉइंट है इनकम टैक्स स्लैब चेंज. ठीक है, तो जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब चेंज में नो टैक्स अप टू ₹12 लाख, ये है एक न्यू रिजीम का पार्ट. मतलब कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा. इससे जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी. डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? सेविंग इनकम को हमारे. ठीक है, तो मिडिल क्लास की हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से क्या होगा? उनकी कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और वो क्या करेंगे? अपने एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज मतलब अपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे. ठीक है, तो इनकम टैक्स स्लैब चेंज होने से जब टैक्स 12 लाख पे नहीं लगेगा, तो जो भी इतना कमाते होंगे, जो टैक्स दे रहे होंगे पहले, अब उनकी टैक्स की अमाउंट जो है वो सेव होंगे. और वो सेव होंगे तो वो क्या करेंगे? अपनी कंजप्शन पे खर्च करेंगे, अपने अदर एक्सपेंस पे खर्च करेंगे. अगर अदर एक्सपेंस पे खर्च करेंगे तो उसके लिए खर्च करने के लिए वो डिमांड करेंगे. और जैसे डिमांड इंक्रीज होगा और हमारा जो है वो ग्रोथ इंक्रीज होगा. ठीक है,
देन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है वो है 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो ये जो 2026 का बजट है, यूनियन बजट, उसमें जो है 16 फाइनेंस कमीशन का मेंशन किया गया है। फाइनेंस कमीशन मतलब फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग की रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स रेवेन्यू के शेयरिंग के बीच सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग की रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन। तो जो यूनियन बजट है वो यूनियन बजट 2026-27 में 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट है यूनियन बजट से रिलेटेड 2026-7 के कि उनका की थीम क्या है इस बजट का। तो इस बजट का की थीम हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है कि विकसित भारत 2047, मतलब बजट का सेंट्रल थीम है विकसित भारत 2047, 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। इसके 4 ग्रोथ इंजन्स बताए गए हैं इसमें। कौन कौन से? पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट एंड चौथा एक्सपोर्ट पे। मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि ये सेक्टर जो है इकोनॉमिक के ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो 4 इंजन्स याद रखना कौन कौन से हमारी इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए कहा गया है। मेनली एग्रीकल्चर, फिर हमारे एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट पे और चौथा एक्सपोर्ट्स पे। अब बात करते हैं 7th पॉइंट जो इस बजट से है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है रुपी कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो रुपी कम्स फ्रॉम मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्सेज क्या है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्सेज बोरोइंग से आ रहा है 24%। ठीक है, इनकम टैक्स से 22% गवर्नमेंट को आ रहा है आमदनी, एंड जीएसटी से 18% आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की इनकम जो है मेनली किससे आ रही है? बोरोइंग और टैक्सेस से आ रही है। ठीक है, लोन बोरिंग में कुछ भी हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो 24% उससे आ रहा है, बहुत बड़ा चंक जो है हमारा बोरिंग से आ रहा है। एंड देन हमारा डायरेक्ट इनकम टैक्स से 22% आ रहा है। ठीक है, देन रुपी गोज टू, कहाँ पैसा जा रहा है? ये तो गवर्नमेंट की कमाई है, खर्च कहाँ करा जा रहा है, जा कहाँ रहा है? तो गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर का मेजर पार्ट अपने कहाँ कर रही है? इंटरेस्ट को पेमेंट करने में ही 20% पे चला जा रहा है। ठीक है, जो लोन ले रही है, जो बोरोइंग कर रही है, उसके इंटरेस्ट को ही हम 20% पे करने में पैसा दे रहे हैं, प्रिंसिपल तो हटा दो। दूसरा जो है स्टेट शेयर मतलब 21%, 21% हम स्टेट्स को दे रहे हैं, एंड सेंट्रल जो स्कीम है उन पे 16% गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है पब्लिक डेप्ट सर्विसिंग को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, और स्टेट शेयर जो है फेडरल ट्रांसफर को इंडिकेट करता है। 9th जो पॉइंट है वो है न्यू स्कीम से रिलेटेड। न्यू स्कीम क्या है? वीवी रामजी, जो कि रिप्लेस किया है मनरेगा को और 125 डे गारंटी प्रोग्राम। मतलब बजट में जो है वीवी रामजी नाम की नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें मनरेगा के कुछ फीचर को क्या किया गया है? मॉडिफाई करके रूरल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी को जो है 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज तक एक्सटेंड करने का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इकोनॉमी सर्वे की, जो कि 2025-26 की हाईलाइट है। इसे देख लेते हैं। तो देखो, जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 25 का एक्चुअल जो रखा गया है, इकोनॉमी सर्वे बताता है 6.4%। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6.4% रहा था। ठीक है, प्रिडिक्टेड कुछ भी हो, पर एक्चुअल जो था वो 6.4% से हम ग्रो किए थे। ये इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो मेंटेन करी है। ठीक है, अच्छा, एक ग्लिम्स की तरह समझो कि यूनियन बजट जो 2026-27 का है उसका फोकस है विकसित भारत होना 2017 पर। ठीक है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ टारगेट 6.5% रखा गया है और फिजिकल डेफिसिट टारगेट 4.5% रखा गया है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम 11.21 लाख करोड़ कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में हमने 12 लाख
तक इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी है। बजट के 4 ग्रोथ इंजन हमने डिसाइड किए, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जो इकोनॉमी सर्वे 2025-26 है उसके अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% रही है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी सर्वे जो है बजट से पहले जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इकोनॉमी की करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक को एनालिसिस करता है। इकोनॉमी सर्वे जो 2025-26 का है उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। तो पहला जो है हमने देख लिया कि जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्चुअल कितनी है, 6.4% रहेगी, ठीक है, मतलब 6.4% रही है। इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेंटेन की है डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। देन सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या प्रोजेक्टेड है। ये तो 25 में बीत चुका है, इसके बारे में बताता है इकोनॉमी सर्वे की 6.4% रही और प्रोजेक्टेड जो है 26 के लिए क्या किया है। तो इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है, 6.3 to 6.8%। और ये प्रोजेक्शन जो है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है। देन आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन सीपीआई एवरेज फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है, मतलब 4.9% रखी गई है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन एवरेज 4.9% रही। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में लगातार बढ़ाव होना। एंड आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को जो है मैनेजेबल लेवल पर रखना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो सीपीआई एवरेज का मतलब ये है कि सीपीआई पे हम इन्फ्लेशन देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, तो वो 4.9% था। देन बात करें फोर्थ पॉइंट जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है, जिसे सीएडी कैट भी कहते हैं, जो कि बताया जा रहा है मैनेजेबल था विद इन 1.5% ऑफ जीडीपी। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जीडीपी के 1.5% के अंदर मैनेजेबल माना गया है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तब होता है जब इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या हो, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है। जब हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम करें तो ये दिखाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लो सीएडी जो है एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या करता है, लो सीएडी, लो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। देन बात करते हैं फिफ्थ फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व जो है डॉलर 625 बिलियन जो है वो रखा गया है अर्ली 2026। मतलब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है लगभग 625 बिलियन डॉलर्स है। फॉरेक्स रिजर्व का यूज जो है किस लिए किया जाता है, इंपोर्ट के फाइनेंस करने के लिए, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने और एक्सटर्नल शॉक से बचने के लिए किया जाता है। देन बात करें की थीम की। की थीम मतलब इकोनॉमिक सर्वे का क्या की थीम था, तो डी रेगुलेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डी रेगुलेशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज ए ग्रोथ ड्राइवर, ये था इकोनॉमिक सर्वे का की थीम। डी रेगुलेशन का मतलब कि अननेसेसरी गवर्नमेंट रेगुलेशन को कम करना, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होता है और प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। देन सेवेंथ बात करें एग्रीकल्चर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि 4.6% है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, 4.6%। मतलब गुड मॉनसून, हायर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर रिफॉर्म इसके मेजर रीजन हो सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.6% रही है। देन अब बात करें एट्थ पॉइंट जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट से है, जो कितनी है 3.2% पीएलएफएस 2023-24 के हिसाब से। तो पीएलएफएस के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3.2% है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट लेबर जो है मार्केट की बेटर कंडीशन को इंडिकेट करता है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, मार्केट की जो लेबर मार्केट है उसकी कंडीशन को बेटर कंडीशन को इंडिकेट करता है और यहाँ पे कितनी है 3.2% है। देन बात करें 9 पॉइंट जो कि की वार्निंग के बारे में बात करें, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस टैरिफ एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो इकोनॉमी सर्वे ने कुछ ग्लोबल रिस्क को हाईलाइट किया है, जैसे कि यूएस टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये फैक्टर्स जो है एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली